Hello students, in this video we shall study about the constitutional monarchy in France. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन को देख लिया है। आपने स्टडी किया था कि राजा ने मान लिया है कि अब उसकी पावर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन होगी। उसकी पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा से चेक की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी। तो इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन जाता है। मोनार्ची का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा रूल करता है और वो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची उसकी अपोजिट होती है। वहाँ पर राजा तो होता है, लेकिन राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होता है। राजा को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ता है। अब फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही होगा, राजा को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ेगा और इसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे बनती है, आइए इसको देखते हैं। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में कंप्लीट कर लिया। आपको याद होगा 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो और 1791 में आपका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो इतना टाइम उनको लग गया ड्राफ्ट को बनाने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसका एक ही उद्देश्य है कि राजा की पावर को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा। पहले क्या था कि पहले सारी पावर सिर्फ एक पर्सन के पास में थी, वो था राजा। लेकिन अब क्या है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होंगे, वो ऑर्गन कौन कौन से होंगे? वो ऑर्गन तीन तरह के होंगे। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। यह ठीक उसी तरह का डिवीजन है जैसा मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में लिखा था। वो किताब का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करने के लिए कही थी और फ्रांस के अंदर पावर को 3 ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर राजा की पावर को कंट्रोल में कर दिया है। तो इस तरह से फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन जाती है। मतलब राजा तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। राजा को यहाँ से पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, राजा अभी यहाँ पर रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनकर तैयार हुआ, उसमें कुछ मेन बातें क्या थीं, उनको हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। अब फ्रांस के अंदर जितने भी लॉ बनेंगे वो सारे के सारे नेशनल असेंबली बनाएगी और यह नेशनल असेंबली लोगों के द्वारा से इनडायरेक्टली चूज की जाएगी। डायरेक्ट नहीं की जाएगी, इनडायरेक्ट चूज की जाएगी। नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन किस तरह से होते हैं? आपको जैसे मैंने बताया कि असेंबली लोगों के द्वारा से इनडायरेक्ट चूज की जाएगी। सबसे पहले सिटीजन जो वोट दे सकते हैं, वो लोग एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर चूज करते थे, जो बाद में नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे। कौन कौन पर्सन वोट डाल सकता था? तो वहाँ पर सब लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। उस जगह पर 2 तरह के सिटीजन होते थे। सोसाइटी में 2 तरह के सिटीजन्स को रखा गया था। पहला एक्टिव सिटीजन्स एंड दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट दे सकते थे और पैसिव सिटीजन वो लोग थे जिनको वोट देने का राइट नहीं दिया गया था। अब देखते हैं एक्टिव सिटीजन कौन लोग थे। ऐसे लोग, मैन, ऐसे आदमी जिनकी एज 25 से अधिक हो और वो लोग अपने 3 दिन की सैलरी टैक्स के रूप में जमा करते हों, वो लोग कहलाएंगे एक्टिव सिटीजन। एक तो उनकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए और वो लोग टैक्स भी पे करते हों, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक्टिव सिटीजन। ऐसे लोग वोट दे सकते हैं। एक्टिव का अपोजिट वर्ड है पैसिव। एक्टिव मीन्स सक्रिय एंड पैसिव मीन्स निष्क्रिय। पैसिव सिटीजन कौन से लोग थे? अब जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, जिनकी एज 25 से कम हो और वो लोग टैक्स ना पे करते हों,
वो सब के सब पैसिव सिटीजन कहलाएंगे और उनको वोट देने का राइट नहीं था। किसी भी पर्सन को इलेक्टर बनने के लिए या फिर नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए बहुत अधिक टैक्स चुकाने वाली कैटेगरी के अंदर आना चाहिए था। इट मीन्स ऐसे लोग जो हाई कैटेगरी में आते हैं, टैक्स पे करने की हाई कैटेगरी, वो लोग ही इलेक्टर बन सकते थे और वो लोग ही नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते थे। टैक्स पे करना काफ़ी नहीं है, उसमें भी हाई कैटेगरी में होना चाहिए, वो पर्सन ही असेंबली का मेंबर बन सकता है। एक बार इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। फ्रांस में 2 टाइप्स के सिटीजन्स हैं, पहला एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो वोट देने के लिए योग्य हैं और इनकी संख्या कितनी है, 4 मिलियन संख्या है। पैसिव सिटीजन वो लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते हैं, उनके पास किसी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं है और इनकी संख्या कितनी है, 3 मिलियन संख्या है। ऐसे लोग जो एक्टिव सिटीजन हैं उन्होंने वोट दिया, आप देखा यहाँ वोट दिया और उन्होंने इलेक्टर्स चूज किए हैं जिनकी संख्या कितनी है, 50,000 ओनली मैन, वुमन नहीं है इसके अंदर। अब जो इलेक्टर चूज किए हैं लोगों ने, इन लोगों ने क्या चूज किया, इलेक्टर, ठीक है। अब ये इलेक्टर चूज करेंगे नेशनल असेंबली को, यानी कि लोगों ने चूज नहीं किया नेशनल असेंबली को, लोगों ने चूज किया इलेक्टर्स को और इलेक्टर चूज करेंगे नेशनल असेंबली को। इसीलिए बोला गया था नेशनल असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली चूज की गई है। अगर डायरेक्टली चूज की जाती है तो क्या होता है, ये लोग सीधा वोट देते इसके लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट चूज की जा रही है, इन लोगों ने इलेक्टर चूज किया और इलेक्टर ने चूज किया नेशनल असेंबली को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करती है राजा को, किंग को, ठीक है। नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है मिनिस्टर्स को। फ्रांस के अंदर यही तो चेंज किया गया था कि अब राजा के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, पार्लियामेंट का होगा। लेकिन राजा के पास में अभी भी एक पावर है, जैसे कहते हैं वीटो पावर। वो किसी भी डिसीजन पर यस नो कहकर डिसीजन को फेल या पास कर सकता है। अगर मान लीजिए इसने कोई डिसीजन लिया और राजा के पास में क्या पावर है, वीटो पावर है, तो राजा उस डिसीजन को भी कैंसिल कर सकता है। थर्ड, इसमें क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी को कौन वोट देगा, कौन चूज करेगा, एक्टिव सिटीजन चूज करेंगे। तो फ्रांस के अंदर 3 तरह का सिस्टम अपनाया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर कौन आ गया, असेंबली आ गई। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आ गया, किंग आ गया। एंड जुडिशरी के अंदर कौन आते हैं, जज आते हैं। फ्रांस के अंदर अभी भी राजा है, सारे काम उसी के नाम पे किए जा रहे हैं, सारे काम उसी के नाम पे होंगे, लेकिन करवाएगा कौन, करवाएगा नेशनल असेंबली। असेंबली ने पास किया था, फिर राजा ने इसको ओके कर दिया, फिर वो काम होंगे। पहले क्या था, पहले फ्रांस के अंदर राजा लेजिस्लेटिव भी था, वही एग्जीक्यूटिव भी था और वही जुडिशरी था। सारी पावर इसी के पास में थी, राजा के पास में। लेकिन अब राजा की पावर को सेपरेट कर दिया गया है, इसकी पावर को लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में ट्रांसफर कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। एक तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन बात थी राजा की पावर को कम कर दिया गया। अब नेक्स्ट मेन बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका शुरू होता है वो शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उनका कॉन्स्टिट्यूशन मैन और सिटीजन के राइट्स की घोषणा पत्र से शुरू होता है। उसमें मैन के राइट की घोषणा की गई है। ध्यान देना, यहाँ पर वुमन की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पर सिर्फ मैन की बात की जा रही है, मैन और सिटीजन की बात की जा रही है। वुमन को यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। आपने देखा था वुमन को उन्होंने पैसिव सिटीजन के अंदर रखा हुआ है, जिनको वोट देने का भी राइट नहीं था। जैसा हमने बताया आपको कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई है, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की दृष्टि में सब लोग कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे राइट्स को ह्यूमन के नेचुरल राइट्स कहा गया है। नेचुरल का मतलब हो गया कि जन्म से ही। अब राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है, तो व्यक्ति के जन्म से ही उसको क्या राइट होना चाहिए कि वो जीवित रह सके। इन सभी राइट्स को इनअलाइनेबल राइट्स भी बोला गया है।
इसका मतलब क्या है कि इन राइट को छीन नहीं सकते हैं। जो सभी के सभी राइट ह्यूमन बीइंग को जन्म से ही मिलने चाहिए और कोई उनसे वापस ना छीने। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, स्टेट माने गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इन सभी राइट्स की रक्षा करेगी, सिटीजन्स के इन सभी राइट्स की रक्षा करेगी।